नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा और बहुत शानदार चल रहा होगा। आई होप आप सभी लोग पूरे वर्ष बहुत अच्छे से मेहनत कर अपनी एग्जाम के क्या बहुत नजदीक आ खड़े हैं। आज हम यहाँ पर प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का पार्ट टेस्ट फर्स्ट, जिसका दिनांक 16/2/2025 और सब्जेक्ट केमिस्ट्री का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री पेपर को। तो यहाँ पर हमारे पास इस टेस्ट पेपर के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस प्रकार से है। तो हमारे पास इस टेस्ट के लिए मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और रेडॉक्स रिएक्शन, ये 5 टॉपिक हमारा इस टेस्ट का केमिस्ट्री सिलेबस था। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है सेलेक्ट इन विच बोथ हैव सीसा शेप। निम्न में से वह चुने जिसमें दोनों का आकार उत्तोलक जैसा हो, मतलब आपका सीसा विकृत चतुष्फलकीय शेप हो। तो हम लोग इस तरह का जो ज्योमेट्री आकृति है sp3d संकरण में देखते हैं। कब देखते हैं? जब सेंट्रल एटम पर 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर हो। तो हम सीधा ही इसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर पता करके। तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम जिनॉन है। जिनॉन का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट है 2, तो 8 के साथ 2 प्लस कर क्या 10 होने वाला है, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या 5, और स्टेरिक नंबर 5 के साथ हम देख पा रहे हैं इसका बॉन्ड पेयर 4, तो लोन पेयर 1, मतलब ये हमारा सीसा शेप बनाएगा। बट इसके साथ जो सेकेंड मॉलिक्यूल में सिलिकॉन है, इसका सेंट्रल एटम पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 इसका मोनोवेलेंट एटम है। तो इसका टोटल निकल कर आता है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। बी ऑप्शन पर बात करें तो जिनॉन का सबसे पहले स्टेरिक नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर देख लें। तो जिनॉन के लिए 8 और मोनोवेलेंट फ्लोरीन 2 है, तो 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा 2। तो यहां पर हमारे पास इसका स्टेरिक नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर आ गया 5, और 5 में से इसका बॉन्ड पेयर हमको नजर आ रहा है। इसका बॉन्ड पेयर कितना है 4, तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे लिए सेंट्रल एटम के 5, बॉन्ड पेयर कितना हो गया इस पर 4, और लोन पेयर कितना हो गया 1। ठीक, तो ये हमारा क्या सीसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब सेकेंड मॉलिक्यूल पर बात कर लेते हैं। तो सेकेंड मॉलिक्यूल पर बात करते हैं तो सल्फर सेंट्रल एटम है। तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, और इसके साथ मोनोवेलेंट एटम क्या 4 लगे हैं, तो 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इसका भी स्टेरिक नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या 5 हो रहा है। इसके पास भी क्या हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है वो 4, इसका मतलब यहां पर भी लोन पेयर 1। तो इस ऑप्शन के साथ दोनों ही सेंट्रल एटम पर क्या 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, दोनों का ही यहां पर शेप क्या सीसा होने वाला है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या बी हो चुका है। बाकी को भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहां पर TeCl4, तो Te के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5। यहां पर भी बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1 है, ये भी सीसा है। बट इसके साथ जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है, वहां पर सेंट्रल एटम पर क्या हमारा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 7 + 1 कितना 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, मतलब यहां पर इसके लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, जिसमें कोई भी शेप हमारा सीसॉ नहीं होगा। ठीक, इसी तरह हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा Te है, इसका
बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, सीसा शेप बनेगा। अब हमारे पास यहां देखें तो जिनॉन का 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 मोनोवेलेंट, तो ये कितना हो गया भाई साहब 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, इसका बॉन्ड पेयर 5, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसका बॉन्ड पेयर चेक करोगे तो कितना आएगा 3, और लोन पेयर आएगा 2, तो ये बनाएगा टी शेप। क्या बनाएगा टी शेप। तो हमें पता चल चुका है कि हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ Cn2 माइनस इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से Cn2 माइनस की गलत संरचना होगी। तो चेक कर लेते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 2 नेगेटिव, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितना हो गया 7, और 7 एक की शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 की शेयरिंग 8 हो चुका है। इस नाइट्रोजन का क्या हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 की शेयरिंग ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब हमारे पास यहां पर ये पहला जो स्ट्रक्चर हमको बनाकर दिया गया है ये एकदम क्या करेक्ट हमारा स्ट्रक्चर है। यहां पर सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, सेकंड पर देखें तो हम लोग क्या अब इसके अंदर चाहो तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, इस नेगेटिव लोन पेयर का क्या बना लो बॉन्ड पेयर, और इस बॉन्ड पेयर का क्या बना लो लोन पेयर। तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, दोनों नाइट्रोजन पर क्या एक नेगेटिव लोन पेयर, एक नेगेटिव लोन पेयर। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया जा सकता है। तो यहां पर अब हम लोग क्या इस पाई बॉन्ड को क्या शिफ्ट करा ले, तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा ले तो यहां पर N क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर C और N के ऊपर नेगेटिव -2 का पावर आ जाएगा। तो ये इसके 3 क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं डी, फोर्थ ऑप्शन की। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस नाइट्रोजन के पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि इसका ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन भी बन रहा है। और इस चार्ज के साथ नाइट्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इस चार्ज के साथ नाइट्रोजन पर यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि इस बॉन्ड के साथ क्या 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये इम्पॉसिबल है। तो यहां पर हम इस स्ट्रक्चर को इसके लिए वैलिड नहीं मानते। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, जो कि इस फॉर्मूले का इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक, अगला देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा मैग्नेटिक, निम्नलिखित में से अनुचुंबकी है। तो वह स्पीसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, क्या वो हमारा एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। तो सीधा इसका हम ट्रिक देखते हैं। अगर हमारे पास सम संख्या इलेक्ट्रॉन है, सम संख्या इलेक्ट्रॉन है, तो क्या डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकी होगा। पर इसमें 2 एक्सेप्शन हमने निकाले हैं, 10 और जो है हमारा 16 वाला, है ना। और अगर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के पास है तो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी होगा। ठीक, इसमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी सम्मिलित है। तो आइए फटाफट इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिखते हैं और इसका नेचर जानते हैं। तो यहाँ O2 के लिए 16 और 1 नेगेटिव है, तो क्या हमारा यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 और नाइट्रोजन का 7, 7 + 1, यहां पर क्या हो जाएगा 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए देखें तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल हमारे पास होता है 14 इलेक्ट्रॉन। यहां पर नाइट्रोजन का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 7, 8, 15, 15 में से एक प्लस कर कम किया तो यहां आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास 3 स्पीसीज के लिए क्या इवन नंबर हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकी। एक ही स्पीसीज बच रहा है जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ है, और यही क्या है अनुचुंबकीय। तो इसका करेक्ट आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, निम्न में से कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि कोई भी सेंट्रल एटम जिसका सभी टर्मिनल एटम समान हो और इस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर क्या हो, जीरो, तो यहां पर डायपोल मोमेंट का नेट रिजल्टेंट जीरो होता है। तो हमारे पास BF3 क्या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है। अब हमारे पास बची दो स्पीसीज के लिए बात करें तो एक है हमारे पास NH3 और एक है हमारे पास NF3। तो दोनों के लिए क्या हमको डायपोल आएगा, पर किसका ज्यादा किसका यहां पर कम होगा उसको हम यहां से देखें। तो हमारे पास यहां पर नाइट्रोजन दोनों के लिए सेंट्रल एटम है। अब डायपोल हमारा क्या एक सदिश राशि है, ठीक, इसके लिए हमारा परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी जरूरी है। डायपोल होता क्या है, तो आवेश इंटू दूरी, डिस्टेंस इंटू चार्ज। तो यहां पर हम देखें तो डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होना चाहिए। तो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो डायपोल डायरेक्शन है क्या वो नाइट्रोजन की ओर, और हमेशा लोन पेयर का जो डायरेक्शन है क्या वो बाहर की ओर। तो यहां पर हमारा जो म्यू है या फिर कहें कि हमारा डायपोल मोमेंट है वो एक एडिटिव नेचर का है। कैसे नेचर का, एडिटिव, मतलब सबका यहां पर सम हो रहा है डायपोल के लिए। अब वही अगर हम देखें NF3 में तो ये लोन पेयर का डायरेक्शन क्या बाहर की ओर। बाकी अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड में बात करें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल डायरेक्शन नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा। तो यहां पर ये जो म्यू है ये हमारा डिडक्टिव नेचर का है। डिडक्टिव नेचर मतलब इनमें दोनों डायपोल के डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण इसका रिजल्टेंट डायपोल उतना नहीं क्रिएट होगा जितना कि NH3 में मिल रहा है। तो हमारा ऑर्डर यहां पर रेडी है। सबसे ज्यादा डायपोल इन तीनों स्पीसीज में क्या NH3 का, सेकेंड नंबर पर NF3 और लास्ट वन जिसका डायपोल जीरो है वो BF3 है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक मेज द कॉलम है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हमारे पास फर्स्ट है बेंजीन। तो बेंजीन हमारा एक सिमेट्रिकल क्या स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी डायपोल का नेट रिजल्टेंट जीरो होता है, अर्थात बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सेम हम बात कर रहे हैं किसकी, इनऑर्गेनिक बेंजीन की, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है B3N3H6। यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर भी अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हमको क्या इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखें यहां पर हमारा बोरान नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पर हमको मिलेंगे, ठीक है। हर नाइट्रोजन का बोरान के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सभी के पास क्या एक हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहां पर ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और यहां पर भी नेट डायपोल हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। अब बात करते हैं हमारे पास PCl3F2 और PCl2F3 की, ठीक। तो यहां पर हमारा सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, जो कि क्या हमारा PCl5 के लिए इस तरह का क्या हमारा ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें हमारे पास ये दो एक्सियल बॉन्ड और तीन इक्विटोरियल होता है। तो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या हम लोग एक्सियल पोजीशन पर डालते हैं और हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या इक्विटोरियल पोजीशन पर रहता है, ठीक। तो इनका जो हमारे पास क्या आएगा, नेट डायपोल, वो एक दूसरे से क्या कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और क्या दोनों का जो
हमारा एम्पलीट्यूड परिमाण है वो क्या है, सेम। तो यहाँ कैंसल आउट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका भी हमारे पास म्यू नेट जो निकल कर आएगा इक्वल क्या आएगा, 0। मतलब ये भी हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास बच क्या रहा है, PCl2F3। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे पास एक्सियल पर क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ साथ क्या हम यहां पर इस इक्विटोरियल पर भी क्या देख पा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो यहां पर ये वाला डाइपोल तो कैंसल आउट हो जाएगा, बट ये वाला जो डाइपोल है ये 100% कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या हो जाएगा, पोलर। मतलब हमारे पास यहां पर बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, अकार्बनिक बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, PCl3F2 भी क्या है, नॉन पोलर, एकमात्र क्या है पोलर, PCl2F3। तो चेक कर लीजिए करेक्ट आंसर हमको यहां पर क्या बी दिख रहा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर और पोलर। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बात करना है, चूज द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द ग्राउंड स्टेट। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल का हमारे पास जो सेंट्रल एटम अपना हाइब्रिडाइजेशन अपनी ग्राउंड स्टेट में बनाता है। तो आइए फटाफट हम इसको चेक करें। तो यहां पर सेंट्रल एटम BCl, यहां पर जो हमारा सेंट्रल एटम है BCl3 का क्या बोरान है, बोरान एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक, अगर मैं इसका आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो क्या कुछ इस तरह से होगा, ये 2s का और ये 2p1 का। सेकंड हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का सेंट्रल एटम हमारे पास कौन है बेटा, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हमको मिलने वाला है। आउटर में सेल 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के लिए, और 2p के अंदर हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, PCl3 सेंट्रल एटम फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटर मोस्ट सेल के लिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, ये 3s का, ये 3p का। अब हम बात करते हैं लास्ट, हमारा है बेरिलियम 4, 1s2 2s2, यहां पर 2s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखें तो ये सब का सेंट्रल एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो हम बोरान के साथ ग्राउंड स्टेट में क्या एक ही बॉन्ड बना पाएंगे, पर यहां तो हमारे पास 3-3 सिग्मा दिख रहा है। मतलब ये अपने आप को एक्साइट कर क्या अपने नंबर ऑफ बॉन्ड 1 से 3 करेगा, मतलब ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है। अब देखें हम सेकेंड, अमोनिया का नाइट्रोजन, यहां पर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 3 इनके साथ शेयर कर बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर भी क्या 3 ही बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये इसकी क्या ग्राउंड स्टेट में तीनों बॉन्ड फॉर्म किए गए हैं। अब सेम हम बात करते हैं PCl3 की, तो PCl3 भी अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर PCl3 में भी 3 बॉन्ड 3 सिग्मा बने हुए हैं, मतलब ये भी हमारे लिए क्या ग्राउंड स्टेट में ही काम कर रहा है। अब BeF2 की ग्राउंड स्टेट देखें तो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसका कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। बट कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ सिग्मा बनाकर बैठा है, मतलब ये क्या अपनी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड को बना रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में हमको कौन से 2 मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम मिला है, तो एक NH3 का और एक PCl3 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, B एंड C। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट इन H2S NH3 BF3 एंड SiH4। तो हम लोगों ने यहां पर क्या सभी का बॉन्ड एंगल लिख रखा है। अब हमारे पास BF3
अगर मैं इसके लिए बात करूं, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाले तो 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई 2 sp2 के अंदर हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर क्या है यहाँ पर 0, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर के लिए बॉन्ड एंगल कितना हमने 120। अगला हमारे पास है सिलिकॉन हाइड्राइड। अब यहां पर सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 4 4 मतलब sp3 के लिए बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, क्या शेप टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के लिए 109.28 मिनट। ठीक, अगला देखें तो हमारे पास NH3 और हमारे पास क्या है H2S। NH3 के लिए भी 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 sp3, बॉन्ड पेयर कितना है 3 और यहां लोन पेयर 1, तो अब हमारा इसका जो शेप है वो पिरामिडल और इसके लिए हमने बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का पढ़ रखा है। H2S यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है 2, लोन पेयर 2, रिपल्शन बढ़ने के कारण ये अपना शेप वी शेप तैयार करेगा और वी शेप के लिए बॉन्ड एंगल हमारा यहां पर 104 डिग्री समथिंग आएगा। तो अब हमारे पास चारों स्पीसीज के लिए बॉन्ड एंगल आ चुका है। उसके आधार पर हम सबसे ज्यादा BF3, देन SiH4 उससे कम, फिर हमारा NH3 और लास्ट हमारा आएगा H2S। तो इसके करेक्ट ऑर्डर को अगर हम पहचाने तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर प्लेनर, कौन सा समूह समतली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका एक हमारे पास शॉर्टकट है जिससे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्लेनर कब होगा और नॉन प्लेनर कब होगा। क्लियर, तो हम लोग जब भी कोई स्पीसीज जिसका स्टेरिक नंबर, जिसका H हाइब्रिडाइजेशन 4 और मोर देन 4 हो, तो वहां पर सीधा स्टेरिक नंबर से उसकी एटोमिसिटी को कंपेयर कर ले। ठीक, ये बात कहां पर हमको सोचना है, जहां पर सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर हमारा क्या ग्रेटर इक्वल 4 हो। कैसे सोचना है, तो दो यहां पर चीजों को सोचना है कि अगर हमारा स्टेरिक नंबर ग्रेटर देन एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम से क्या हो ज्यादा, तो आपको इस केस में क्या मॉलिक्यूल प्लेनर मिलेगा। ठीक, अब यही चीज अगर स्टेरिक नंबर लेस देन या इक्वल किसके हो जाए, एटोमिसिटी के, तो आपको इसको नॉन प्लेनर कैसा देखना है, नॉन प्लेनर। ठीक, तो आइए हम इसको चेक करें हमारे स्ट्रिक के साथ। तो हमारे पास यहां पर I3 क्या है माइनस, I3 माइनस के लिए अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम क्या है हमारा I, यहां पर I और यहां पर क्या हम माइनस। अब देखें तो 7 + 8 और 2 मोनोवेलेंट 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा यहाँ पर 2 5 और इसका मतलब स्टेरिक नंबर 5 है और इसका एटोमिसिटी कितना है यहाँ पर 3। तो यहाँ हमारे पास क्या ये एक प्लेनर हो गया कंपाउंड। ठीक, अब सेकंड में भी इस तरीके से चेक करो तो यहाँ पर इसका हमारा सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, स्टेरिक नंबर 5, एटोमिसिटी 3, क्या ये भी हमारा प्लेनर है। अब SF4 में चेक करें तो SF4 के अंदर क्या हमारा सल्फर सेंट्रल एटम है 6 + मोनोवेलेंट 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 इसका स्टेरिक नंबर है और आप चेक करेंगे तो एटोमिसिटी भी 5 है, मतलब ये वाला हमारा केस बन गया। तो ये हो गया क्या नॉन प्लेनर। ठीक, मतलब ये वाला ग्रुप हमारा सभी प्लेनर नहीं है, सभी प्लेनर नहीं है। तो यहां पर हम लोग अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारा H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन,
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 मोनोवेलेंट, 8 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 4 इसका स्टेरिक नंबर, एटोमिसिटी कितना हो गया 3, क्या प्लेनर हो गया। अगला देखें फिर से ऑक्सीजन 6, यहाँ पर 6 और यहाँ हमारा जो सेंट्रल एटम है क्या वो ऑक्सीजन के साथ कितना हो गया 6 प्लस 7 13 13 प्लस 1 14 14 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया बेटा 14 डिवाइडेड बाय 2 7 7 स्टेरिक नंबर है और इसके लिए आपको क्या 2 एटोमिसिटी मिल रही है तो ये भी हमारा क्या हो गया प्लेनर। अगला देखें ICl2 प्लस आई कितना 7 2 मोनोवेलेंट या 2 मोनोवेलेंट एटम का ऐड करो 7 प्लस 2 9 9 माइनस 1 8 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4 4 स्टेरिक नंबर 4 स्टेरिक नंबर है और एटोमिसिटी कितना है 3 मतलब यहाँ पर तीनों स्पीसीज क्या हमारा इस वाले केस को फॉलो कर रहे हैं मतलब तीनों क्या है प्लेनर तीनों क्या है प्लेनर। क्लियर एकदम। आप इसी तरह से इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो आपको इसमें कोई ना कोई स्पीसीज नॉन प्लेनर दिख जाएगा। ठीक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निम्न यौगिकों में से किस एक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण उच्चतम अवस्था में है। तो आइए चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन N2H4 तो हम नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 2x मान लेते हैं और हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल के साथ है तो यहाँ पर +1 और इंटू 4 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर हमारा 2x माइनस 4 x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया बेटा -2 तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया -2। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो इसका कितना +1 इंटू बोलो 3 +3 उसका पक्षांतर करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस नाइट्रोजन के लिए -3। अब N3H में यहाँ पर फिर से हमारा क्या हो गया +1 का हमने पक्षांतर किया यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 नाइट्रोजन कितना है 3 तो -1/3 अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन जिसका हमने यहाँ पर कितना ले लिया +3 यहाँ पर हम ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे -2 अब -2 में से +3 +1 उधर गया तो कितना आ गया इसका बोलो -1। ठीक अब हमारे पास क्या पूछा गया एक नाइट्रोजन की उच्चतम तो उच्चतम के लिए हमारे पास क्या N3H हुआ क्योंकि इसमें -1/3 है जो कि सभी दिए गए नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईएस्ट या उच्चतम है। अगला CrO5 में Cr के ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक अब ये हमारा क्या CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड इसको X मेथड से जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या फाइंड कराते हैं तो ये गलत ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। रीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन की परऑक्साइड लिंकेज। ठीक तो हम इसको क्या स्ट्रक्चर से क्या CrO5 हमने पढ़ा है वाटर लाइक स्ट्रक्चर हम CrO5 का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्रोमियम सेंट्रल एटम है जिससे हमारे पास 5 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं 4 सिंगल बॉन्डेड है और 1 डबल बॉन्डेड है। इन चारों ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्डेड है आपस में परऑक्साइड लिंकेज है और इस प्रकार से हमारा क्या क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते तो ये x प्लस -2 इंटू 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू +10 जो कि क्रोमियम के लिए +10 ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं होती क्योंकि ये मैक्सिमम क्या अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 बना सकता है। अब यहाँ देखें तो स्ट्रक्चर से क्या हमको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है हर बॉन्ड से क्या सिंगल से ऑक्सीजन का 1 -1 यहाँ पर -1 यहाँ -1 और यहाँ -2 का इलेक्ट्रॉन खिंचाव है। इस क्रोमियम पर अगर हम सारे बॉन्ड का चार्ज देखें तो कितना आ रहा है -1 तो यहाँ पर +1 यहाँ पर -1 तो +1 यहाँ -1 तो +1 यहाँ -1 तो +1 और यहाँ -2 तो यहाँ +2 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा +6 का तो इसका
हमारा करेक्ट जो आंसर है क्रोमियम का, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के लिए करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6। और ये हमारा एक्स मेथड से गलत क्यों आया, क्योंकि वहां पर हमने पांचों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लिया है, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज के कारण हमारे 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होने वाला है। ठीक, तो जहां भी हमको किसी सेंट्रल एटम या किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा दिखे, वहां पर हमको स्ट्रक्चर बनाकर क्या करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, तो निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो आइए देखें, तो अब यहां पर कई लोग इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बोले एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोराइड का शेयरिंग कितना हो गया 6, बट नहीं, यह हमारा एक आयनिक स्पीसीज है, आयोनिक कंपाउंड है। तो यहां पर हम बॉन्ड को क्या इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डोनेटिंग से बनाते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ने +3 इलेक्ट्रॉन क्या किया डोनेट, और इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 8। यहां पर 3 फ्लोरीन एटम है, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इस तरीके से यहां पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ठीक, मतलब यहां पर हमको आयोनिक बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट चेक करना है। अगला हमारा है एसिटिलीन। एसिटिलीन में हमारे पास क्या कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड इस तरीके से शेयरिंग कर इलेक्ट्रॉन की बनाया जाता है, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या हाइड्रोजन से होती है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही कार्बन का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। तो यह भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज नहीं है। वाटर का स्ट्रक्चर हम सबको मालूम है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी शेयरिंग कर क्या वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, और इस तरीके से ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यह भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज नहीं है। अब B2S6, B2S6 ये हमारा क्या एक स्पेशल केस है, जहां पर हम लोगों ने बनाना बॉन्डिंग की बात की थी। यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ एक स्पेशल शेयरिंग भी हमने पढ़ी है। यहाँ पर 3 सेंट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन वाली क्या हमने यहाँ पर शेयरिंग इस तरीके से क्या पढ़ रखी है। क्लियर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बोरान और इस बोरान का ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पास होता है, और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट हमारे पास एक मेज द कॉलम है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इसको हम किस तरीके से सोचें उसको यहाँ से हम समझते हैं। ठीक, हमारे पास यहाँ पर कुछ आयोनिक स्पीसीज दी गई है, जिसके लिए हमको लैटिस एनर्जी, कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी सोचना है। तो हम पहले डिसाइड कर लें लैटिस एनर्जी को क्या 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो साइज और एक चार्ज। चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है लैटिस एनर्जी से और साइज का इनवर्स। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए भी क्या आयोनिक स्पीसीज के अंदर अगर पॉजिटिव या कटायन है तो साइज जितना छोटा होगा, वहां पर आयोनिक स्पीसीज के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिव ज्यादा मिलेगा। ठीक, वहीं पर चार्ज के साथ क्या हमारा जो ध्रुवणता है, पोलराइजेशन है, उसका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको सिंपल साइज का डिफरेंस देखना है, साइज का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पर मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। क्लियर, अब वही चीज थर्मल स्टेबिलिटी को बॉन्ड लेंथ से देखेंगे, जहां पर बॉन्ड लेंथ कम वहां थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर एकदम। अब उसी के बेसिस पर हम बात करते हैं यहां पर किसका ऑर्डर हमारे लिए किस सीक्वेंस में मिला है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लेटाइस एनर्जी की, तो मैं आपको बता चुका हूं यह चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट साइज से क्या इनवर्स जाएगा।
कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर ली है। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए पॉजिटिव जो हमारा आयन साइज है वो छोटा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव के लिए जितना ज्यादा होगा वहां पर ध्रुवणता उतनी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पर उतना ज्यादा हम सोचेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, कम। ठीक, तो यहाँ हम इन बेसिस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास जो पहला ऑर्डर है, क्या इसके लिए हम सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम के साइड पर बढ़ रहे हैं, तो चार्ज क्या इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सेम पीरियड है, तो साइज विल बी डिक्रीज, साइज छोटा हो रहा है। तो साइज छोटा हो रहा मतलब लेटाइस एनर्जी ज्यादा, ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, और यहाँ पर फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का साइज डिफरेंस क्या हो रहा है, क्या लगभग हमारा पास पहुंच रहा है, तो साइज डिफरेंस भी क्या हो रहा है, कम, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, कम। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टी के लिए इस फर्स्ट सीक्वेंस का ऑर्डर सही है। ठीक, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें ये चारों दिखे, तो मेरे ख्याल से हमको पहले ही ये ऑप्शन में ये ऐसा दिख चुका है, तो यही हमारे लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को भी हम जल्दी से चेक कर लें। तो NaCl, KCl, RbCl, तो इसमें Na प्लस का साइज सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा K प्लस, उससे बड़ा RbCl, तो लेटाइस एनर्जी किसके लिए ज्यादा हो जाएगी, नो डाउट NaCl के लिए, क्योंकि साइज छोटा है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसके लिए ज्यादा हो जाएंगे, फिर से NaCl के लिए, अगर तीनों में कंपैरेटिव बात की जाए, क्योंकि Na प्लस का पॉजिटिव कैटायन साइज छोटा है। बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसके लिए जो साइज डिफरेंस है Cl से, क्या वो NaCl का कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी NaCl का ज्यादा हो जाएगा। बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी NaCl की ज्यादा होगी। मतलब एक बार फिर से PQRS सभी क्या सही है, मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हमने चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी हमारे ऑप्शन भी इसी तरीके से हम चूज करने वाले हैं। क्लियर, तो सी वाला केस भी बिल्कुल हमारा फर्स्ट की तरह ही है, मतलब इसमें भी PQRS हमको मिलने वाला है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है जिसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो B2 में केवल पाई बॉन्ड होता है, तो देखें B2 का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, और यहाँ हमारा सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। अब चूंकि ये हमारा 7 एटॉमिक नंबर से कम एटॉमिक नंबर एटम मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा क्या स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने वाले ऑर्डर से जाएगा। मतलब यहाँ पर सिग्मा 2s स्टार के बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या आएगा, तो वो आएगा हमारे पास पाई 2p x बराबर पाई 2p y, क्या ये वाला आने वाला है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, और टोटल B2 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10, तो बचे 2 को क्या यहाँ पर फिल करा दें। अब हमारा यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा पाई ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या हम बॉन्ड फॉर्म कराएंगे। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बोरान और बोरान के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वो किस टाइप का है, पाई टाइप का, मतलब पाई बॉन्ड है। क्लियर, अगला स्टेटमेंट देखें। sp3 में 25% s लक्षण होता है, बिल्कुल। sp3 में हमारे पास कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 4, जिसमें s का 1 और p का 3। अगर परसेंटेज बांटे तो s का 25% और p का यहाँ पर 75%, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सिग्मा 2pz का एक नोडल
तल होता है? नहीं, सिग्मा 2p Z में हमारे पास 0 नोडल तल होता है। अगर ये सिग्मा 2pz स्टार की बात हो रही होती तो इसमें ऑब्वियसली 1 नोडल प्लेन होता है, इसके लिए कोई नोडल प्लेन नहीं होता। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सी? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड हमारा एकदम करेक्ट है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक अससन रीजन टाइप का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन लर्न करते हैं। NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल NH3 वाटर के अंदर सॉल्युबल है क्योंकि वाटर के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। NH3 फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, बिल्कुल रीजन करेक्ट है। यहाँ पर इस अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और हमारा कथन का सही स्पष्टीकरण भी कारण से मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमको लेड ऑक्साइड का HCl से रिएक्शन कर बनने वाले लेड क्लोराइड का कितना मोल होगा बताना है। ठीक, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है लेड ऑक्साइड प्लस HCl रिएक्शन कर क्या लेड क्लोराइड और क्या हमारे पास यहाँ पर वाटर फॉर्म होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर लेड ऑक्साइड का 6.5 ग्राम दिया है, हमारे पास HCl का 3.2 ग्राम दे रखा है। हम इसका मास तो लेड 207 और ऑक्सीजन का 16, 207 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर 207 और 16 कर देंगे तो हमारा 223 यहाँ पर क्या इसका मोलर मास आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास 36.5 होता है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.029 मोल आएगा। यहाँ पर इसको अगर हम काटते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.87। क्लियर। अब हम इसका स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना? 0.029। इसको डिवाइड करते हैं तो इसका हमारे पास 0.043। तो इसमें जिसका अमाउंट कम वो रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा वो हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो रिएक्शन हमारा क्या लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेड ऑक्साइड का 1 मोल लेड क्लोराइड का क्या 1 मोल बनाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन के लिए कितना मोल है? 0.029 लिमिटिंग रिएजेंट का। तो हमारे पास जो लेड क्लोराइड का मोल बनेगा वो कितना होगा? 0.029। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी OX, OY, OZ। XYZ हमारे चार्ज हैं 0, -1, -2। हमको यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है। तो न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का आपका टेंडेंसी, कितने आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर कितना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व या रिलीज करते हो या इमिट कराते हो। तो न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, न्यूट्रल नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या मैक्सिमम हमको मिलता है। अगर हमारा चार्ज स्पीसीज है और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो यही प्रोसेस क्या हमारा एंडोथर्मिक हो जाता है। बाहर से एनर्जी हमको डालकर क्या इलेक्ट्रॉन को गेन कराना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बहुत इजी था। इन सब में अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है तो वो हमारा O के ऊपर पावर X अर्थात जहां पर 0 चार्ज हो। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम। तो ये सब हमारे ऑक्सो एसिड हैं। जिस ऑक्सो एसिड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हमारे पास ज्यादा होगी, उसका OH बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा। और OH बॉन्ड जिसके लिए ज्यादा पोलर क्या उसका H+ उतना आसानी से जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा और इसी का ऑक्सो एसिड क्या मोर एसिडिक होगा देन Br देन आयोडीन। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही होने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स केमिकल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71% and hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be। अब हमारे पास यहां पर क्या इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन 100% करना है। तो हमारे पास कार्बन दिया गया है कितना परसेंट बेटा 38.71%, हाइड्रोजन है यहाँ पर 9.67%, तो रिमेनिंग क्या ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि हमारा 51.60% समथिंग होगा। ये हमारा कंपोजिशन 100% हो गया। अब हम अगला जो नेक्स्ट इनका मास ले लेते हैं, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। क्लियर, हमको जो भी मास परसेंटेज है उससे डिवाइड करना है दिए गए एटम के मास से। तो यहाँ पर हमने सबको डिवाइड करा तो यहाँ हमारे पास इस परसेंटेज बाई मास डिवाइडेड से 3.3, यहाँ पर 9 पॉइंट हमारा क्या 6 और यहाँ पर 3.3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड करो तो ये 3.3, यहाँ पर 3.3, यहाँ पर 3.3, यहाँ पर कैंसल आउट होने के बाद अगर हमारा इंटीजर नंबर आता है तो वही हमारा क्या सिंपलेस्ट रेशो मॉलिक्यूलर जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए एटम का क्या बेस बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना आने वाला है 3, यहाँ पर देखें तो बेटा कितना आने वाला है 1। ठीक, अब हमारा क्या सिंपलेस्ट जो रेशो है एक इवन नंबर में एक पूर्णांक संख्या में आया है तो इसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला बनाकर इस प्रकार से शो कर सकते हैं। कार्बन हमारा सिंगल, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 3 और ऑक्सीजन के लिए फिर से क्या नंबर ऑफ एटम 1। ये है हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर, असत्य क्रम पहचाने। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हैं जिनमें हमको असत्य अर्थात इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। अब इंडियम और थेलियम में फर्स्ट आयोनाइजेशन हमारा जो एनर्जी है वो थेलियम का ज्यादा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, कारण है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। क्लियर, सेकेंड वन है नाइट्रोजन का सेकेंड आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन से क्या होती है कम। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p2 ये इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3 यहाँ पर क्या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, इसलिए इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी देने पर क्या अलग होगा। ठीक, हम बात करते हैं कॉपर एंड जिंक का एटॉमिक साइज। तो जिंक का एटॉमिक साइज क्या बड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि इसका हमारे पास जो सिग्मा हमारा जो परिरक्षण प्रभाव है इसके जेड इफेक्टिव से क्या होता है ज्यादा। ठीक, और दूसरा इसका जो इनर डी इलेक्ट्रॉन है मतलब आंतरिक डी इलेक्ट्रॉन क्या उनकी नंबर ऑफ संख्या भी ज्यादा है जिसके कारण क्या इसको रिपल्शन मिलता है और यही वो कारण है कि इसका एटॉमिक साइज जिंक का कॉपर से बड़ा होता है। मतलब ये वाला हमारा ऑर्डर भी सही है। बट फ्लोरीन और सल्फर में इलेक्ट्रो एफिनिटी की बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्या है छोटा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कंपेयर करने पर क्या ज्यादा हमको मिलेगी। मतलब ये डी ऑप्शन जो है वह हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्न में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो हमारे पास मास दिया गया है, मोल निकालकर हम अणुओं की संख्या को कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 44 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में ओजोन का 48 ग्राम है, ओजोन का मोलर मास भी 48 ग्राम होता है। कंपेयर इसको हम सॉल्व कर कितना मोल निकाले 1 मोल। नेक्स्ट है 8 ग्राम H2, हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम, मोलर मास है 2 ग्राम, इसका नंबर ऑफ मोल हमारे पास जो आता है वो कितना आने वाला है, नंबर ऑफ मोल 4 मोल। हमारे पास अगला सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम, सल्फर का 32, O2 का 32, 64 ग्राम इसका मोलर मास है, तो यहाँ पर 1 मोल। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा मोल क्या H2 गैस का है, तो हमको इसके लिए अणुओं की संख्या निकालना है, तो क्या सबको Na से इंटू करा दो। तो जहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा Na किसी के लिए आ रहा है 4Na, क्या वो हमारा H2 गैस है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। अगला प्रश्न है, एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हैज द आउटरमोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन इज, तत्व जिसकी आयनन ऊर्जा का मान उच्चतम है, बाह्यतम कोश का विन्यास हमको देखना है। तो हमारे पास कुछ विन्यास दिए गए हैं, तो इन विन्यास में अगर हम देखें तो हमारे पास NH2 NP3, तो ये हमारा 5th वर्ग के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमारा अगला है NH2 NP4, ये हमारा 6th A ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और NH2 ये हमारा सेकेंड जो ग्रुप है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और लास्ट वन है NH2 NP5, ये हमारा 7th A ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम सब जानते हैं कि जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, और साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए हमको अधिक आयनन ऊर्जा देना होगा। ठीक, अब यहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड आता है, तब वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में चेंज मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास अगर इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा कोई आयोनाइजेशन एनर्जी हमको देना होगा तो वो डी के लिए, इसके बाद हमारा हाफ फील्ड आएगा, देन हमारा NP4 आएगा, लास्ट हमारे पास जो है क्या NS2 आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। ठीक, तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अगला देखें, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वह एक असेसन जो है रीजन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमको पूछा जा रहा है, जनरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एनर्जी रिलीज्ड इज मोर ऑन एडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल गैसियस एटम, रीजन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप Z डिक्रीज। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। सामान्यतः वर्ग में नीचे जाने पर उदासीन गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वह सेकंड से जब हम थर्ड आवर्त की ओर नीचे की ओर जाएंगे तब तो हमारा एनर्जी बढ़ेगा, अर्थात फ्लोरीन से क्लोरीन पर या ऑक्सीजन से सल्फर पर हम जब जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है। बट इससे नीचे जाने पर एक बार पुनः हमको क्या एनर्जी कम प्राप्त होती है, उसका कारण है हमारा Z इफेक्टिव जो है केवल सेकंड से थर्ड आवर्त के लिए वेरी करता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कथन जो है वो क्या हो रहा है, गलत। अगला यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़े तो कारण क्या बता रहा है, वर्ग में नीचे जाने पर Z इफेक्टिव घटता है। बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। Z इफेक्टिव हमारा
वर्ग में नीचे चलने पर क्या बढ़ता है और फिर कांस्टेंट होता है, पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए दोनों चीजें गलत है, कथन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन excited hydrogen atom is 2h upon pi, the kinetic energy of electron will be। हाइड्रोजन परमाणु की किसी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2h अपॉन पाई है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोणीय संवेग और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एमबीआर एन एच अपॉन 2 पाई। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्या फाइंड कर लेंगे, एन मतलब हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या यहाँ आसानी से उस कक्षा के लिए एनर्जी और उस कक्षा की एनर्जी से उसकी काइनेटिक एनर्जी पर पहुंच सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर यहाँ एन एच अपॉन 2 पाई के लिए हमारे पास वैल्यू क्या दे दी, 2h अपॉन पाई। इधर हमने लिखा एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ h अपॉन पाई से h अपॉन पाई उड़ गया, यहाँ 2 इंटू 2 कर दो तो हमारे पास जो सेल नंबर है वह कितना आ चुका है, 4, है ना। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन किस सेल का है, नंबर ऑफ 4 सेल का। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या ये जानते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास, टोटल एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से कुछ इस तरह से होता है, तो माइनस टीई इक्वल टू केई। अब हमको फोर्थ सेल के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या निकालना है, एनर्जी, उससे हमारा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमने एन क्या फाइंड करा है, 4, तो 4 का स्क्वायर। जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो हमारा एनर्जी का, टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो 0.85 पर किस में आएगा बेटा, नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी निकाल लिया, इस टोटल एनर्जी को पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आएगा। हमने कक्षा में पढ़ भी रखा है कि जो भी किसी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू है, उसको अगर हम पॉजिटिव बनाकर कहते हैं तो वह उसका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिथियम 2+ आयन की तृतीय एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल और क्या काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है। तो सिंपल, सबसे पहला काम क्या है भाई, टोटल एनर्जी देख लो, और हमको टोटल एनर्जी जैसे ही फाइंड होगी, क्या हमको रिलेशन मालूम है, तो टोटल एनर्जी का हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन अभी लिखे हैं, तो माइनस टीई इक्वल टू केई। ऐसा ही 2TE इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे रिलेशन होते हैं जो टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को पहचानने निकालने में हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ पर लिथियम 2+ के लिए सबसे पहले Z देख लें, तो Z का वैल्यू 3 और एक्साइटेड स्टेट बोला है तृतीय। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो भी हमारे पास दी गई एक्साइटेड स्टेट है उसमें +1 करके हमको उसका सेल मिलेगा, वो किस कक्षा का है वो हम उसको क्या यहाँ से n का वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में एक प्लस करके लाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा किस सेल का है, फोर्थ सेल का। ठीक, अब हम यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में -13.6, यहाँ Z का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर n कितना है 4 का स्क्वायर कर दो। आप कैलकुलेट कर लो इसको, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन पर -7.65 ये आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा, जिसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक बेटा, अब इससे
हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने -7.65 लगाया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया +6.5। 2 इंटू हमने -7.65 करा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 15.3, किसमें आएगा माइनस में। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, -15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। हमको दिए गए ऑप्शन में एक रिलेशन पहचानना है जो कि सही नहीं है। तो आइए देखें, हमारे पास यहाँ पर पहला जो दिया गया है वह क्या है, m इक्वल टू 12 प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पर किसी भी सब सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या इसी m फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। किसी भी हमारा उपकोष के अंदर कितना कक्षक होगा, अगर हम उसको निकालना चाहते हैं तो कक्षक को निकालने के लिए क्या हम 12 प्लस 1 फॉर्मूला ही यूज करते हैं, जो कि एक सही फॉर्मूला, सही रिलेशन है। नेक्स्ट, हम L का वैल्यू क्या 0 टू n-1 तक देखते हैं। बिल्कुल, L का हमारा जो वैल्यू है वो 0 टू n-1 तक जाता है, यह भी हमारा सही है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमको क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका कक्षक कोणीय संवेग का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, कक्षक कोणीय संवेग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हमारा ONM जो है वो फॉर्मूला होता है √L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। यह हमारा कक्षक के लिए क्या कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है, चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला NH अपॉन 2 पाई। तो ये हमारा ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, ऑर्बिट के लिए है, कक्षा के लिए। कक्षा का एंगुलर मोमेंटम क्या NH अपॉन 2 पाई से निकाला जाता है, और हमको पूछा किसके लिए जा रहा है, कक्षक के लिए। और कक्षक के लिए हमने लिख कर आए हैं क्या, √L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो ये वाला हमारा रिलेशन क्या हो गया है, गलत है ना। लास्ट देखो, m का वैल्यू -L2 प्लस L, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा m का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, -L से +L तक। तो इनकरेक्ट क्या हो चुका है हमारे पास यहाँ पर C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ 200 ग्राम क्रिकेट बॉल is throw with a speed of 3.0 into 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, what will be its de Broglie wavelength। मतलब हमको वेवलेंथ काउंट करना है। यहाँ पर हम सिंपल सा डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। बस यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना है, हमको वैल्यू क्या यहाँ पर CGS में पुट करना है। तो लेमडा इक्वल टू H अपॉन mv, H हमारा क्या प्लांक कांस्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर CGS में 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग में ले लें। और यहाँ पर हमारे पास मास कितना है 200 ग्राम, तो हमने 200 ग्राम कर दिया। और स्पीड क्या है 3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर -27, इसको 200 को 2 इंटू 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 3 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो, 6.6 इंटू 10 की पावर -27, यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर 5। पावर ऊपर जाकर माइनस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 की पावर 32। ये हमारा क्या आंसर आया, जो कि किस में आने वाला बेटा, यहाँ पर सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। तो चेक कर ले, हमारे पास ऑप्शन में सही आंसर किस ऑप्शन से जा रहा है, ए से। ठीक, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीलियम आयन की तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज। ठीक, यहां पर देखें तो सबसे पहले क्या हम इस क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड करा लें, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -36.6 13.6 इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हीलियम प्लस है तो जेड हम यहाँ कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और तृतीय उत्तेजित थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो हम इस थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन का वैल्यू क्या एक प्लस करके ले लेंगे अर्थात 4। अब हम सबसे पहले टोटल एनर्जी यहां से काउंट कर ले, 30.6 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन में 4 की पावर 4। ठीक है, यहां पर -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 आप इंटू करा लो तो कितना आ जाएगा, -54 पॉइंट यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 16। आप इसको यहां से कट करेंगे तो आंसर यहां पर कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपकी क्या आ गई बेटा, उस हीलियम आयन की फोर्थ कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बट हमसे क्या पूछा, यहाँ पर क्या पूछा हमसे, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर 2 इंटू टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना है, -3.4 इंटू करा दो किससे, 2 से, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया कितना बेटा, -6.8। क्या आपके लिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमको दिख रहा है यहाँ पर वो दिख रहा है सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपवाहु सिद्धांत के अनुसार नहीं है, विच इज नॉट इन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या है भाई, हम पहले क्या न्यूनतम मिनिमम एनर्जी वाले कक्षकों को फिल करते हैं, जब वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भर जाते हैं तब हम अधिक एनर्जी वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। मतलब यह रूल ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरने का है। तो हमें चेक करना है कि कहां पर इस रूल को ब्रेक किया गया है। तो हमारे पास पहले ऑप्शन में 2s जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है फुलफिल है, उसके बाद 2p को भरा गया, बिल्कुल सही ऑर्डर है। सेकंड ऑप्शन में भी पहले हमारा 2s कंप्लीट हो चुका है, फिर 2 में फिल किया गया है। सी ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं 2s जिसकी एनर्जी 2p से कम है, वहां पर इनकम्प्लीट होते हुए भी हम 2p में जा रहे हैं, मतलब यही अपवाहु क्या रूल का एक्सेप्शन या अपवाहु सिद्धांत के अनुसार नहीं है, नजर आ रहा है। अगला फिर से हमारा 2s कंप्लीट होने के बाद 2p को भरा है, मतलब सही है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन ऑल द ऑर्बिटल विथ n प्लस l इक्वल टू 5। उन सभी कक्षकों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जिनके लिए n प्लस l 5 हो। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए क्या लॉजिक लगाना है, n प्लस l हमको कितना 5, हमको l का वैल्यू मालूम है 0 1 2 3 है ना। हम जनरली क्या 4 सबसेल के साथ काम करते हैं। यहाँ पर अब हमको इक्वल में 5 कब मिलेगा, जब हम यहाँ n का मान 5 ले ले, मतलब हमारा 5s ऑर्बिटल हो गया, जो कि पॉसिबल भी होता है। यहाँ पर कितना ले लें 4, तो ये क्या हो गया बेटा 4p, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम क्या ले ले 3, तो ये क्या हो गया 3d, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम क्या ले लें 2, क्योंकि हमको 5 लाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2f, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्या n प्लस एल इक्वल 5 के लिए क्या तीन ही तरह का ऑर्बिटल पॉसिबल है। अब s के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा 3, और d के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है 2। तो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल नंबर कितना हो गया 1, और यहाँ पर 3 4,
4 और 5 9, 9 का आप डबल कर दें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम n+l = 5 के लिए कितना डाल सकते हैं, 18 18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an element with mass number 81 contain 31.7% more neutron compared to proton, so atomic number is। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 81 जिनमें 31.7% न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक है, अतः इनका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है बेटा, P, है ना। हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर होता है। अब हमको यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए क्या कहा जा रहा है, ये प्रोटॉन की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा है, तो 31.7%। तो हम इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल लें, ये कितना ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसको न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो Z प्लस यहाँ पर 0.317 Z क्या ये ज्यादा है इसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। मैंने अब प्रोटॉन की जगह क्या Z को रिप्लेस करके लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन का एक्चुअल कितना मान ज्यादा है, क्या वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ये न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन की तुलना में इतना ज्यादा है। अब हम सब जानते हैं कि मास नंबर हमारा किस किस के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम यहाँ पर प्रोटॉन को क्या चेंज कर सकते हैं Z से, और n का वैल्यू क्या हम पहले ही फाइंड करा चुके हैं, 1.317 और Z A का वैल्यू दे रखा है 81, Z को काउंट कर लो, यहाँ 2.317 क्या Z हो जाएगा 1 1। ठीक, अब यहाँ पर हम Z को निकाल सकते हैं, तो ये 2.317 Z कैलकुलेट करोगे तो कटने के बाद कितना आने वाला बेटा, 35। ठीक, तो पहले कितना परसेंट हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा क्या वो निकाला, देन हम बाद में मास नंबर से P प्लस N को P से रिप्लेस Z करके Z बनाए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेज द कॉलम है, जहां पर हमारे पास कुछ ऑर्बिटल दे रखे हैं जिनका हमको एंगुलर रेडियल नोड पर बात करना है। ठीक, तो उससे पहले अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमारे पास नोड दो टाइप से होता है। एक होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। एक होता है एंगुलर नोड जिसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है l, और हम टोटल नोड चाहते हैं तो सभी को ऐड कर दो, तो यहाँ पर n-1 टोटल नोड का फॉर्मूला है। ठीक, हमको बात करना है 5s के लिए, तो 5s के लिए हमारे पास अगर रेडियल नोड की बात होगी तो यहाँ पर रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 5 - 0 1 4, और एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड हो जाएगा इसका 0। ठीक, सेकेंड हमारे पास क्या है बेटा, 3D का अगर रेडियल नोड निकालना चाहते हैं तो 3 - 2 - 0, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इसका एंगुलर नोड देना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट देखो फिर क्या है बेटा, 4D के लिए हमारे पास रेडियल नोड कितना हो जाएगा, वैल्यू डालो, 4 - 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और इसका एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 2। अब हम बात करते हैं 3P के लिए, तो 3P के लिए n का वैल्यू 3, P का वैल्यू 1, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 1, और एंगुलर नोड भी कितना होता है, वैल्यू 1। अब इसका अगर बेटा टोटल नोड आप चाहते हो तो 4, इसका 3D का टोटल नोड 2, इसका 3, इस 3P के लिए कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब हम इस तरीके से सभी का नोड निकाल चुके हैं, तो चेक कर लें। सबसे पहले 5s के लिए बात करें तो 5s के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें तो रेडियल नोड कितना, 4 4 हमको दिख नहीं रहा है, मतलब एंगुलर नोड सोचना है। एंगुलर नोड हमको कितना कहीं दिख रहा है, 0, तो इसका Q हो जाएगा। अब हम Q को किस किस ऑप्शन में देख रहे हैं, A और B, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ से हटना चाहिए। ये 2 ऑप्शन हमको आगे चेक नहीं करना है। ये हमारा मेज द कॉलम का क्या सही तरीका होता है। अब 3D के लिए
तो 3D के लिए हमारे पास देखो 3D के लिए क्या रेडियल नोड 0 है, ठीक है, और वहां पर हमारा जो एंगुलर नोड है वो कितना है 2, तो 2 ऑप्शन में नहीं है, मतलब हम इसका सीधा रेडियल नोड देख लें, इसका क्या आ जाएगा S, ठीक, तो हमारा B का S, मतलब अभी हमारे पास क्या यहाँ पर भी B का S दे रखा है, बट यहाँ पर A का क्या R भी दे रखा है, R चेक कर लो, सम ऑफ रेडियल नोड, तो इसका रेडियल नोड सम ऑफ 4 हो रहा है, यहाँ पर 3, मतलब A हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, चेक कर लो, ठीक है। अब बाकी को भी चेक कर सकते हैं, हमारा 4dx, अब 4dx के लिए आप देखोगे तो उसका रेडियल नोड कितना है 1, ठीक है, मतलब इसका यहाँ पर ये भी मैच कर रहा है। फिर इसका देखेंगे तो इसका टोटल कितना हो रहा है बेटा 3, तो टोटल भी 3 दिया है, मतलब आपके इसके लिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, PR बिल्कुल PR दे रखा है ना, तो सभी तरीके से हमारा जो मैच द कॉलम का जो सही मिलाव है वह क्या ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे पास क्या एक मैच द कॉलम है, देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस मैच द कॉलम के लिए सोडियम प्लस और वाटर, तो ये भी पोलर पोलर, पोलर पोलर के लिए हमारा फोर्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पोलर में एक आयन है और एक डाइपोल है, तो कैसा अट्रैक्शन होगा बेटा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अगले के लिए एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर क्या हमारा डी बाई अट्रैक्शन, डी बाई अट्रैक्शन। अब यहां भी पोलर यहां भी पोलर, यहां हमारा डाइपोल डाइपोल है, मतलब किसम फोर्स, कौन सा फोर्स, किसम, और लास्ट है हमारा नॉन पोलर नॉन पोलर, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, क्लियर। तो हमारा आयन और डाइपोल का अट्रैक्शन आयन डाइपोल अट्रैक्शन, नॉन पोलर डाइपोल का अट्रैक्शन क्या डी वाई अट्रैक्शन, और हमारा डाइपोल डाइपोल का क्या हो जाएगा किसम। तो चेक कर लें हमारा सही मिलाव कहां पर हमको मिल रहा है, तो हमारा ए का क्या जा रहा है बेटा एस, तो ए का एस 3 ऑप्शन में है, आगे जाना पड़ेगा। बी का क्यू, बी का क्यू केवल 2 ही ऑप्शन में है, ए और डी। सी का हमारा क्या हो रहा है पी, तो जो कि हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण गुणधर्म के आधार पर उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में सही है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और साइज में क्या है छोटा, उसके लिए क्या ऑक्सीकरण गुणधर्म और अभिक्रियाशीलता अधिक होगी, ठीक। तो हमारे पास 4 तरह का आइटम है, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो नो डाउट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा। तो अब फ्लोरीन के आधार पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, ए और बी। अब सेकंड नंबर पर हमारा बचे हुए ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, तो हमारे पास कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, हमारा सही आंसर क्या हो चुका है बी। अब क्लोरीन नाइट्रोजन में आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण गुणधर्म क्लोरीन की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए पीएच मान न्यूनतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच, तो जो इन सभी ऑक्सो एसिड में मोर एसिडिक होगा उसका पीएच वैल्यू न्यूनतम होगा, ठीक। अब हम ऑक्सो एसिड के लिए 2 टाइप से सेंट्रल एटम पर चीजों को रखकर क्या उसकी अम्लीयता एसिडिटी ऑर्डर बनाते हैं, एक तो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखना है सर, जबकि आपका सेंट्रल एटम डिफर कर रहा हो, ठीक। अब सेकेंड थिंग, जब सेंट्रल एटम सेम टाइप का हो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा वहां पर एसिडिटी ज्यादा होगा, क्लियर एकदम। तो हमारे पास अगर ऑक्सो एसिड का सेंट्रल एटम क्या है डिफर है, तो वहां जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको ज्यादा मिलेगा उस ऑक्सो एसिड के लिए एसिडिटी ज्यादा, उसका पीएच कम। तो हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन तो एक बेसिक ऑक्साइड है, इसको तो हम अलग कर देते हैं। अब सल्फर कार्बन क्लोरीन में हमारा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास किस ऑक्सो एसिड की अम्लीयता ज्यादा होगी, Cl2O7 की, और इसी का पीएच न्यूनतम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास हाईएस्ट आईपी एंड मिनिमम आईपी पीरियोडिक टेबल इज ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट आईपी वैल्यू किसके लिए होगी? तो नो डाउट हीलियम क्या क्या हमारा डुप्लेट कंप्लीट है और साइज भी क्या हमारे लिए छोटा होता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें किसी का मैक्सिमम आईपी तो वो हीलियम है, और न्यूनतम क्या सीजियम मेटल का होगा, साइज भी बड़ा है और यहाँ पर क्या ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर मेटल वाली प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा न्यूनतम जो आईपी किसका है, सीजियम का, और हाईएस्ट हीलियम का, ये हमने डायरेक्ट पढ़ भी रखा है। अब देखें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम। तो ये हम लोगों ने बहुत बार इस पर बात कर रखी है। बोरान कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आउटर मोस्ट शेल का, 2s2 2p1। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कार्बन 2s2 2p2 आउटर मोस्ट शेल। फिर हमारे पास नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4। यहाँ पर जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बट इस केस के लिए हमने क्या एक्सेप्शन पढ़ा है कि नाइट्रोजन का क्या होता है 2p3 हाफ फील्ड, और वहीं पर ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा आंशिक भरा हुआ। ठीक, तो यहाँ इन दोनों में अगर हमको कोई ज्यादा स्टेबल नजर आता है इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से तो क्या वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित क्या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या ज्यादा स्टेबल हैं इस कंपैरेटिव ऑक्सीजन के। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या एनर्जी हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोरान का जो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, फिर कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। रीजन है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखें ये में कहां सही है, सी के अंदर। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिनॉन का अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता निम्न में होगी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि हमारा जिनॉन कहां पर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बंधा हुआ है। जहां पर भी जिनॉन के पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखेगा वहां पर हमें उसकी विद्युत ऋणात्मकता को क्या अधिक देखना है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ जिनॉन पर केवल 2 फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जिनॉन के साथ क्या 4 फ्लोरीन एटम बैठा हुआ है जो उसको और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कर रहा है। बट लास्ट वाले केस में आपको इस 4 फ्लोरीन के साथ क्या कोई ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है जो उसको और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगा। अब ये कंसेप्ट हमने ऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस कर रखा है कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एटम पर आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। क्लियर? आपको शायद याद आ चुका होगा कि हमको यहाँ पर उस एटम के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन पर अपना अट्रैक्शन। कौन ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक, तो यहां पर हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सी। क्लियर? अगला अगला हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड इज प्रेजेंट। निम्न में से किस यौगिक में ध्रुवीय एवं अध्रुवीय दोनों बंध उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास N2O5। तो N2O5 का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाए हैं। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया बेटा, N2O5 का। ठीक, सेकेंड N2O4। तो N2O4 की बात करें तो N2O4
4 के साथ हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, N2। अब आप चेक कर लें तो यहां पर हमारे सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है जो कि क्या दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है, और जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा भी डिफरेंस आएगा क्या वो बॉन्ड हमारा पोलर कहलाएगा। तो N2O5 में सारे बॉन्ड किस कैटेगरी के हैं, किस टाइप के हैं, तो हम बोलेंगे पोलर। अब हम बात करते हैं हमारा N2O4 में, तो यहां पर हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रहा है, नो डाउट पोलर हो रहा है, बट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है हमारा एक नॉन पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर, मतलब इसमें पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, बट N2 के अंदर दोनों हमारे जो भी बॉन्ड है वो क्या है, नॉन पोलर। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पोलर भी हो और नॉन पोलर भी हो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या N2O4 हो रहा है, जिसमें पोलर नॉन पोलर दोनों टाइप का बॉन्ड हमको नजर आ रहा है, ठीक। अगला, प्रभावी नाभिकीय आवेश का सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ रखा है Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, और ये हम कब लगाते हैं इस कंसेप्ट को, जब हमारे पास कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक क्या स्पीसीज हो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोग क्या इस रिलेशन को लगाते हैं। तो हमारे पास यहां पर Al+3 Mg2+, Na+, F-, ये सभी के अंदर क्या हमको 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आप इस रिलेशन से फटाफट क्या जेड इफेक्टिव बता सकते हो, जिसके लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसके लिए नेगेटिव चार्ज उसके लिए कम। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर डी मेरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयनन विभव को निम्न कारक पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज बिल्कुल, आयनन विभव जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्या डिक्रीज होने लगता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या आयनन विभव को प्रभावित करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनन विभव का मान भी क्या बढ़ेगा। थर्ड है कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, बिल्कुल शिल्डिंग इफेक्ट के कारण क्या आयनन विभव कम होने लगता है। डी है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या से आयनन विभव को कोई प्रभाव नहीं मिलता है, मतलब यही हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए आंसर है जैसा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विथ m इक्वल टू +3 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल हमको +3 m के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखें हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, द इलेक्ट्रॉन कुड बी इन द फोर्थ सेल। तो m कितना है बेटा, m है हमारे पास बेटा +3, तो क्या हम इसका l जो है, क्या हम इसका l यहाँ पर 3 बोल सकते हैं, क्योंकि l के लिए m का वैल्यू -l से क्या +l जाता है। बिल्कुल, अब l3 है तो क्या इसका n 4 हो जाएगा, क्योंकि l से एक ज्यादा हम n को देखते हैं, तो बिल्कुल फोर्थ सेल का हो सकता है। अगला देखें, द इलेक्ट्रॉन इज एन स्पेरिकल ऑर्बिटल, क्या ये हमारा स्पेरिकल गोलाकार है। तो यहाँ पर ये गोलाकार वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होने वाला है, रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास अगर m+3 है, m क्या है +3 है, मतलब ये हमारा क्या l, जिसके लिए हमारे पास कक्षक कितने होने वाले हैं 7, और 7 कक्षक हम लोग क्या f सबसेल में देखते हैं, और f का हमारा जो शेप है अनिश्चित है, ठीक, जो कि क्या हमारा 3D के अंदर जाता है, तो यहां इसके स्पेरिकल कहना सही नहीं होगा। ठीक, अगला स्टेटमेंट रीड करते हैं,
द इलेक्ट्रॉन में बी हैव s प्लस 1/2, बिल्कुल ऑर्बिटल के लिए हमारे पास स्पिन प्लस 1/2 या माइनस 1/2 हो सकता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखें तो द इलेक्ट्रॉन में बी एफ ऑर्बिटल, बिल्कुल अगर एल हमारे पास कितना आया है 3, तो ये नो डाउट क्या हमारा एफ सबसेल है। ठीक, तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको एम से क्या एल और एल से एन पर जाना है, ताकि हम स्टेटमेंट को पहचान पाए कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो हमारा L3 का एफ सबसेल, जिसका हम स्फेरिकल शेप नहीं देखते हैं, यही इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेरिलियम थर्ड आयन का तृतीय कोष का त्रिज्या r है, तो सिक्स्थ कोष की त्रिज्या होगी। द रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ B3+ आयन इज r, देन रेडियस ऑफ इट्स सिक्स सेल विल बी। तो देखें यहां पर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ये हमारा रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। अब हमको यहां पर क्या सेम एटम के लिए बात कही है, तो हम जब इनका रेशो निकालेंगे तो क्या क्या हमको रेशो के लिए चाहिए वो देखें। तो जो जो सेम है उनको हम रेशो के अंदर नहीं लेंगे। तो यहां हमारे पास आर कौन सी सेल के लिए, थर्ड के लिए क्या रेडियस दे रखी है, हमको आर किसके लिए पूछ रहा है, सिक्स्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर n थर्ड के लिए 3 हो जाएगा और n सिक्स के लिए क्या 6 हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो r थर्ड हमारे पास क्या कैपिटल R कहा गया है बेटा, यहाँ पर R6 हमको चाहिए। यहाँ पर मैं अब थर्ड सेल के लिए 3 का स्क्वायर लिखने वाला हूं और जो 6 सेल के लिए 6 का स्क्वायर, आगे इसको मैं करता हूं क्या 9 और ये कितना हो जाएगा बेटा 36, इसको हम क्या 4 बार में काट दें तो यहाँ पर हमारा R6 निकल कर आ रहा है कितना 4R, कितना 4R। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी रेशो से हम सवाल करें तो जो सेम वैल्यू दोनों के साथ है उसको हम पहले ही अलग कर दें, ठीक, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन जटिल ना बने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू बोहर स्टेट n बराबर 2 एंड n बराबर 3 इज E इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन परमाणु की दो बोहर कक्षा n बराबर 2 तथा n बराबर 3 के मध्य ऊर्जा का अंतर E इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव होगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2-3 का क्या गैप ऊर्जा देख पा रहे हैं, इससे हम ई नॉट वैल्यू ज्ञात कर ले और अब हम इस ई नॉट की मदद से क्या आयनन विभव क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अनंत कक्षा या एटम के बाहर करने के लिए दी गई ऊर्जा। ठीक, तो देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू ई नॉट इंटू 1/n1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, E हमारे पास 2 और 3 के लिए डिफरेंस के लिए दिया है E, यहाँ पर ई नॉट ले लेते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। ठीक, E हमारे पास एनर्जी दी है इन दोनों कक्षा के गैप के लिए कि 2 से 3 पर जाने के लिए हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करना, E, यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर 1 क्या हो गया बेटा 4, यहाँ पर 1/9, इसका एलसीएम ले लेते हैं ई नॉट, यहाँ पर एलसीएम हो गया 36, यहाँ पर 9 माइनस क्या हो गया बेटा 4, तो यहाँ पर E इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पर 5 अपॉन क्या हो गया 36, तो यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू आ गया 36 अपॉन 5 E, जिसको सॉल्व करेंगे तो 7.2 E है ना। ये एनर्जी हमको क्या जो है ई नॉट के वैल्यू के रूप में मिली है, ई नॉट हमने रिएक्शन का निकाल लिया। अब इस ई नॉट से हम क्या इसका आयनन विभव निकाल लेते हैं, तो E बराबर ई नॉट
हमारे पास अब 1 का स्क्वायर इन्फिनाइट यहाँ पर क्या स्क्वायर हो जाएगा, हम यहाँ पर 7.2e क्लियर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ e यहाँ पर 7.2, e यहाँ पर हो गया 1 माइनस 0, 1 हो गया, e बराबर 7.2e। ये हमारा इसके लिए क्या आयनन विभव होगा। मुझे 1 से कक्षा नंबर अनंत पर ले जाने के लिए कितनी एनर्जी डालना पड़ेगा, 7.2e। तो इसका करेक्ट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोडल प्लेन ऑफ पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल इज वाईजेड प्लेन। इन पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 इन द वाईजेड प्लेन। तो हमारे पास जो है नोड क्या होता है, वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। तो हमारे पास पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल हैं हमारे पास, एक होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 3 एक्सेस पर हम इसको क्या रखते हैं, अगर हम पी एक्स की बात करें तो क्या एक्सेस पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर पी वाई की बात करें तो वाई एक्सेस पर आ जाएगा क्लियर। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें बेटा पी जेड की, तो क्या ये जेड एक्सेस पर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या हम लोग इस पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन देखते हैं। तो अब पी एक्सेस पर तो हमारा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, इसका नोडल प्लेन हमारा क्या बन रहा है, वाई जेड, वाई जेड। ठीक, अब इसी तरह इस पी वाई के लिए उसका जो नोडल प्लेन हमको दिख रहा है वो एक्स जेड दिख रहा है, इसका नोडल प्लेन एक्स जेड, इसका हमको क्या दिख रहा है, वाई जेड, और हमारा पी जेड के लिए हमको क्या दिख रहा है, एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक, अब हम इसके आधार पर क्या इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है गलत है पहचान सकते हैं। तो पी एक्स परमाणविक कक्षक का नोडल प्लेन वाई जेड है, बिल्कुल पी एक्स का वाई जेड है। पी एक्स परमाणविक कक्षकों में वाई जेड तल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य है, बिल्कुल शून्य है, मतलब दोनों चीजें सही हैं। तो इसका हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कथन कारण दोनों सत्य हैं और कथन की सही व्याख्या भी है। क्लियर एकदम। अगला तो लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है 6.02 इंटू 10 की पावर 20 molecules of urea are present 100 ml, its solution concentration of solution is। तो सबसे पहले दिए गए अणु से क्या मोल निकाल लें, तो मोल कैसे निकालना है, तो मोल इक्वल टू हमारे पास अणुओं की संख्या अपॉन Na, अणुओं की संख्या अपॉन क्या आ जाएगा, Na। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 6 इंटू 10 की पावर, हम 6 अप्रोक्स में लेके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर कितना 20, और हमारा एवोगेड्रो नंबर क्या है 6 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, इसको हमने कैलकुलेट करा, यहाँ पर हमारे पास इसका मोल कितना आ गया 10 की पावर -3, यहाँ पर मोल कितना आ गया बेटा 10 की पावर -3। अब हमको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन क्या, लीटर आयतन में। अब चूंकि हमारे पास आयतन लीटर में ना देकर एमएल में दिया है तो हम 1000 से इनटू कर लेंगे, तो 10 की पावर -3, आयतन आपका 100 ml, इनटू बोलो क्या 1000 ml, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 10 का इनटू हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अर्थात ये जो टर्म है वो एक मोलरता मोलरिटी को शो करने वाली टर्म है। तो अब आप आंसर देख सकते हो, आंसर कितना आया 10 की पावर -2 मतलब 0.01 मोलर। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस पेपर का कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा। इसी तरह के आप सभी टेस्ट पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए बने रहें। धन्यवाद।